Hello everyone, my name is Shivani Jirangal. I have secured All India rank 300 in CSE 2021. Some of you might be knowing me by the name of S. Jirangal on Forum IS community, and today I've got the opportunity of speaking in front of you all and sharing my strategy and my journey of UPSC preparation. This is my prelims mark sheet in which I secured 101 in paper 1 and 79 in paper 2. So prelims is the first stage of the examination, and it is a fact that it is one of the most difficult stage of the examination. बहुत बच्चों को प्रीलिम्स से इतना डर लगता है कि जिन्होंने 3-4 बार दे रखा है ऑलरेडी वो भी काफ़ी डरते हैं प्रीलिम्स से. तो मैं अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी. कुछ पॉइंट्स हैं जो मेरे को लगता है कि मुझे हेल्प किए और जो आपको भी हेल्प कर सकते हैं. जैसे कि सबसे पहला मेरा ये था कि जो करंट अफेयर्स या बेसिक जो है उसमें से किस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए. तो यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चे करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं ये सोच के कि पता नहीं क्या क्वेश्चन आ जाएगा उसमें से, और बेसिक बुक्स को निग्लेक्ट करते हैं. तो आई वुड से दैट दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी बिकॉज करंट अफेयर्स तो कहीं से भी आ सकता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे मे बी आपने वो चीज़ ना पढ़ी हो कहीं भी, बट जो बेसिक मटेरियल हम देखते हैं जो बेसिक बुक्स हो गई जैसे लक्ष्मीकांत है या स्पेक्ट्रम है, तो जो क्वेश्चन इनसे आते हैं वो आपने पहले से आपने देख रखे होते हैं. और द स्टैटिक इज बेसिकली योर गुड फ्रेंड इन प्रीलिम्स विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इन सेलिंग थ्रू द एग्जामिनेशन. अभी जो रिसेंटली एग्ज़ाम प्रीलिम्स कंडक्ट हुआ था 5 जून को, उसमें भी देखा कि मतलब काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर रिलेटेड जो भी मटेरियल था वो बाउंसर की तरह ही थे वो क्वेश्चंस. बट जो इसलिए जो स्टैटिक का रोल ये रहता है कि आपको जो अगर आपने वो स्टैटिक वाले पोर्शन सही से आप करो अटेम्प्ट पेपर में, तो आपका ज़्यादा चांसेस होते हैं कि प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए. तो आई वुड से कि ज़्यादा फोकस स्टैटिक पे होना चाहिए रादर देन ऑन करंट अफेयर्स. एंड करंट अफेयर्स को भी दो इम्पोर्टेंस, बट ओनली उतना ही दो जितना उसकी इम्पोर्टेंस है, जितना वो डिज़र्व करता है. और ये मेन पॉइंट है जो करंट और बेसिक बुक्स के बीच में मेरे को शेयर करना था. दूसरा ये है कि एक ये क्वेश्चन ये पूछते हैं लोग कि हम बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज हमने लगाई, हमने बहुत जगह पे ज्वाइन किए और काफ़ी ज़्यादा टेस्ट किए हैं, पर बहुत सारे बच्चे जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निगलेक्ट करते हैं. तो मैंने पर्सनली जो 1995 से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वो लगभग 3 बार तो मैंने अटेम्प्ट किए थे ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट के. तो इससे ये होता है कि हमें पता चलता है कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछ रही है, कौन से एरियाज पे ज़्यादा फोकस रहता है. जैसे कि हम देखते हैं कि पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन आता है. और अगर आपको पहले से ही पता हो कि ये टॉपिक्स हैं जिन पे यूपीएससी मोस्टली क्वेश्चन पूछती है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे और जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो ऑब्वियसली आप इसको यही होगा कि आपने अच्छे से अगर पहले से प्रिपेयर किया होगा तो यू विल नॉट मेक अ मिस्टेक इन दिस पोर्शन. एंड सेकेंडली कभी कभी ये भी होता है कि क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट होते हैं. जैसे कि जब मैंने अटेम्प्ट दिया था 2021 में प्रीलिम्स का, तो देयर वर अराउंड 3-4 क्वेश्चंस व्हिच आई हैड ऑलरेडी कवर्ड इन माय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब मैं सॉल्व करी थी उनको. सो इट रियली हेल्प मी बिकॉज व्हेन आई सॉ दोज क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन आई ऑलरेडी न्यू कि इसका क्या आंसर है, बिकॉज आई हैड ऑलरेडी गॉन थ्रू दोज क्वेश्चंस. So I would say that test series भी करनी चाहिए, but there should be a lot of focus on previous year questions. And recently some of my friends they also told me that जो previous year questions में जो options होते हैं, if we Google search those options, the terms that are given in the questions and in the options, तो जो हमें पहले दो सर्च करने पे जो भी लिंक्स आते हैं अगर हम वो खोल के भी देख लें और अपने नोट्स में ऐड कर लें, वो भी हमें हेल्प करता है, क्योंकि कभी कभी वो ऑप्शन से ही बाद में यूपीएससी कुछ सालों बाद क्वेश्चन पूछती है. तो ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस यहाँ पे आती है. और टेस्ट सीरीज़ का मैंने फोरम पे एसएफजी ग्रुप ज्वाइन किया था. लेवल 1, 2 and 3 मैंने तीनों ज्वाइन किए थे. एंड आई वुड से दैट इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट फॉर मी पर्सनली, बिकॉज इससे बेसिक बुक्स जो है वो बहुत अच्छे से कवर हो गई थी. लेवल 1 और 2 में जैसे सपोज मेरे नहीं आते थे इतने मार्क्स बिकॉज आई हैड नॉट रियली प्रिपेयर्ड वेल दैट टाइम, बट बाय द टाइम आई रीच लेवल 3 मेरा बेसिक मटेरियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था. सो एसएफजी हैज़ रियली हेल्प मी. एंड
ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाने की जगह मैंने SFG पे ही फोकस किया, जो ऑलरेडी जिसमें क्योंकि 50 क्वेश्चन रोज होते थे और सुबह प्रिपेयर करना और एक कॉम्पिटिटिव मैनर में उसको सॉल्व करना, तो इससे मतलब मुझे हेल्प हुई कि मैं बेसिक बुक्स को अच्छे से कवर कर सकूं और अपने आप को, अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज करूं कि मेरी ओवर द लेवल्स मेरी कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है. और बाय द टाइम आई रीच level 3 I used to score decently well. So that really helped me in covering my basic books, which also helped me in the actual prelims examination. After that, there is also a question that students also ask that should we read the newspaper or should we only follow the monthly magazine? I personally did both of them. Newspaper is obviously the most important thing. You cannot neglect it. अभी जो 5th June को पेपर आया था, there were a lot of questions like one on BioRock technology, another on Miyawaki technique. So a lot of students thought that these questions are out of somewhere. They had not seen it before. However, since I had read the newspaper earlier also, and I was regular with newspaper, so I knew that ये news में है. तो न्यूज़पेपर पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि सपोज इफ अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ नॉट कवरिंग द मंथली मैगजीन, दे आर नॉट कवरिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, बट आपने कोई टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा होगा, देखा होगा, आपके दिमाग में वो रह जाएगा. कुछ चीज़ें हैं वो फ्रीक्वेंटली न्यूज़ में रिपीट होती हैं, तो इवन इफ यू हैव नॉट मेड नोट्स फॉर दैट, या इवन इफ द इंस्टीट्यूट्स हैव नॉट रियली कवर्ड इट, तो पर आपके दिमाग में वो रहता है और आपको जब आप पेपर में वो देखते हो, यू डू फील अ सेंस ऑफ फेमिलियरिटी कि हाँ ये हमने कहीं देखा है. तो और फिर आप या तो आइदर आपको आंसर पता होगा, नहीं पता होगा, तो आप जो फेमिलियरिटी के बेसिस पे आप जो है वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. तो ये आई वुड से कि न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हिंदू में सेक्शन है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इसका मेंस में भी जो है बहुत ज़्यादा रोल होता है. तो न्यूज़पेपर इज़ वन थिंग दैट यू शुड नॉट निगलेक्ट. एंड आगे मैं थोड़ा कुछ स्लाइड्स बाद में बताऊंगी कि हाउ आई यूज टू रिवाइज करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स. I personally feel that revision is one of the most important thing in any stage of this examination. People usually go for a lot of sources कि वो बस कंपाइल करते रहते हैं अपने सोर्सेज और अलग अलग मटेरियल से पढ़ते हैं, बट they don't really revise what they have already compiled. So at the end of the day, जब उनको एग्जाम देना होता है, तो they are not able to attempt even the basic questions which a normal student who has revised a book 5-6 times will be able to solve that. So I must say that revision is one of the most important key in this preparation. I personally revised around 7 to 8 times before prelims when I was giving my attempt in 2021, and that I think was one of the most important step in my clearing prelims with a decent number of decent marks. And I will share my revision strategy for prelims after a few slides. And lastly, the most important thing in this exam is also how you attempt the paper. Most of the time we have seen that students are scoring really well in the mock test they are giving, but they also fail miserably in the actual examination, and this is mostly because of the stress they are facing at the moment. एंड क्वेश्चन कभी कभी 2-3 क्वेश्चन हमें लाइन से ऐसे दिख जाता है, हमें लगता है कि यार अब तो नहीं होगा एग्जाम क्लियर, बट वी ऑफन फॉरगेट दैट ओके ये यूपीएससी है, वो जानबूझ के ऐसे कर रही है कि 2-3 क्वेश्चंस आपको जानबूझ के ऐसे ट्रिकी देंगे सो दैट a lot of people will fumble there, and they will start losing confidence in themselves, and they will screw up the paper. So this, I would say that having faith in yourself and having a cool mind while attempting the paper is very very important. And this will come only with practice. If you practice a lot and develop a temperament of solving papers that has some questions which are difficult, so that will also help you in accommodating in the examination environment, so that कि जो भी जैसा भी पेपर आए आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार घबराने लग जाओ. आप अपने आप को जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ऐसे करो कि चाहे जैसा मर्जी क्वेश्चन आए डिफिकल्ट, आप नर्वस ना हो, और आगे 2-3 क्वेश्चन आपके खराब हो जाएंगे, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता होगा, बट देयर विल बी 10 more questions which you will be knowing very well and you will be scoring really good. So rather than focusing on those questions which you don't know and getting nervous because of that, you should focus on those questions in which you are well aware, and उस पे focus करके आप ये जो nervousness वाली चीज़ है वो हटा सकते हो.
और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि you can see that in CSAT I have not scored decent marks, but this was my second prelims, and in my first prelims I had scored around 110 marks. So although in this attempt I did prepare a lot for CSAT, तो इसमें ये हुआ कि I allotted the first 1 hour for maths, because I thought कि मैथ्स में अगर क्वेश्चन एक बार सही हो जाता है तो उसमें मार्क्स कटने का स्कोप नहीं होता. इंग्लिश में देयर इज अ लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी इन द आंसर्स की, तो ये है कि इसलिए आई थॉट दैट आई अलॉट द फर्स्ट 1 hour टू मैथ्स ओनली. सो इससे क्या हुआ कि ऑल्दो आई डिड डू वेल इन मैथ्स एंड इंग्लिश, but I attempted very less number of questions. So it could have backfired had I attempted those mathematics question wrong. So I will say that अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करना चाहिए, बट ये भी देखो कि पेपर में इफ सपोज आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, पर अगर आपको लग रहा है कि यार वो पेपर मुश्किल आया उस दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस डिफिकल्ट आए हैं, पर मैथ्स और रीजनिंग के कंपैरेटिवली इजी लग रहे हैं, तो ये एक फ्लेक्सिबल अप्रोच होनी चाहिए. अभी क्या हुआ कि इस साल जो CSAT का पेपर था उसमें बहुत सारे बच्चे जो थे वो सोच रहे थे कि हम मैथ्स के क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, और इंग्लिश में क्योंकि यूजुअली 1-2 साल से देख रहे थे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज अ बिट ऑन द डिफिकल्ट साइड, सो पीपल वर थिंकिंग ऑफ अटेम्प्टिंग द मैथमेटिक्स क्वेश्चन. हाउएवर इसमें ये हुआ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज कंपैरेटिवली वेरी इजी, बट बहुत सारे बच्चे जो मैथ्स को करने की कोशिश में, और मैथ्स जो है वो मुश्किल भी आया था, so they did end up solving lesser number of questions than they should have, and a lot of them are on the border. So I will say that एक flexible approach होनी चाहिए CSAT प्रिपरेशन के लिए. आपको CSAT का पेपर अटेम्प्ट करने के लिए प्रिपेयर आपको दोनों करना है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी और रीजनिंग और मैथ्स भी. अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एनालाइज करो, लेकिन अप्रोच एग्जाम में ऐसा होना चाहिए कि व्हेन यू गो थ्रू द पेपर यू अलॉट फ्यू मिनट्स बिफोर स्टार्टिंग द पेपर ऑन स्कैनिंग कि अच्छा कि यहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अभी इजी लग रहा है या मैथ्स के क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, तो उस हिसाब से CSAT की आपकी वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऑन हाउ टू सॉल्व द पेपर. सो दिस वाज व्हाट आई वांटेड टू मेंशन अबाउट प्रीलिम्स. नाउ आई विल मूव टू द मेंस पार्ट. सो दिस इज माय मार्कशीट फॉर द मेंस, एंड आई स्कोर्ड अराउंड 415 in GS and 269 in my anthropology optional, and my essay marks were 110. So मेंस की मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि प्रीलिम्स और मेंस के बाद, since it was my first mains, I had not read a lot of topics beforehand. So मेरा ये था कि जो टॉपिक्स मैंने नहीं पढ़े, जैसे जो मेन स्पेसिफिक टॉपिक्स होते हैं लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट या सिक्योरिटी, तो इसको मैं थोड़ा पहले कवर कर लूँ. तो जो प्रीलिम्स और प्रीलिम्स के रिजल्ट के बीच का टाइम था, तो मैंने थोड़ा ये देखा कि ये वाले टॉपिक्स के मैं नोट्स जो हैं वो बना लूँ, तो ताकि मैं एंड के टाइम में उसे जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकूँ. सेकेंडली हमें ये देखना होता है कि आपके जैसे कि बिकॉज ऑप्शनल हैज़ अ लॉट ऑफ वेटेज, और यूजुअली देखा जाता है कि पेपर 2 जो होता है ऑप्शनल का, दैट इज़ करंट ओरिएंटेड, और उसकी जो है उसमें यू नीड टू डू अ लॉट ऑफ वैल्यू एडिशन. ये ऑलमोस्ट किसी भी ऑप्शनल में यही स्ट्रैटेजी रहती है. तो मेरा ये था कि मुझे जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू एडिशन में पेपर 2 में कर पाऊँ अपने एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल में, उसमें I tried to do that because it is not easy to score good marks in paper 2. So I focused the initial days from prelims until the result of prelims on these two portions, like optional paper 2 and those main specific topics which I had not prepared earlier. So after that I started preparing for GS. I joined the current affair classes of Dipin sir for GS2 and GS3. That really helped me a lot. A lot of topics that sir had covered in the class did come in the paper, and most of the points that sir mentioned in the class वो मैंने verbatim mention किए थे अपने paper में, and that really helped me in scoring decent marks in GS2 and GS3. And उसके बाद I would say कि ethics भी एक area है जहाँ पे हमें ये लगता है कि कहाँ से prepare करना है, because most of the time ethics ये है कि it is more about practice. So बच्चे जो हैं वो यूजुअली थ्योरी पढ़ते रहते हैं, दे डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस दैट.
सो वो उसकी वजह से दे डू एंड अप स्कोरिंग लेस मार्क्स इन एथिक्स, ऑल्दो इट इज़ अ डिसेंट सब्जेक्ट जिसमें आप स्कोर कर सकते हो अच्छा। तो ये जो है कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस जितना आप करोगे इस पोर्शन के लिए उसमें उतना आपको हेल्प करेगा। इसमें मेंस में मैंने स्पेशली मैंने लाइक आई मेंशन दैट इट वाज माय फर्स्ट मेंस, तो मेरे पास कंटेंट था पर इतना आई वाज नॉट रियली कॉन्फिडेंट इन माय कंटेंट। अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन मैंने जो है प्रीलिम्स के बाद ही की थी। सो आई फोकस्ड अ लॉट ऑन प्रेजेंटेशन। मैंने ये देखा था कि जो पिछले साल के टॉपर्स थे हु हैड स्कोर्ड रियली गुड इन जीएस पेपर्स, they focused a lot on presentations, diagrams and presenting data in the form of graphs and all. So मेरा यही था कि presentation पे focus करना है ज़्यादा। Content भी important है, but how will you make your content stand out is on the basis of presentation, which I think really helped me. And if you can see, I've scored almost similar sort of marks in all the GS papers, and I think that is because of the presentation, the similar type of presentation that I used. I'll be showing that in the next slide. And after this, the test series that I joined the MGP program at forumis.com and the answer writing focus group. So although मैं personally test series नहीं कर पाई थी ज़्यादा, I attempted only 3 full length tests because of the time constraint, but I did use the model answers जो दे रखे थे, और उसके model answers के basis पे I found out कि अच्छा ये topic जो है ये news में है और इसके basis पे question आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस आए भी थे पेपर में जो मैंने मॉडल आंसर्स में देखे थे या जो टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, तो दैट रियली हेल्प मी। साथ ही में आंसर राइटिंग फोकस ग्रुप जो मैंने ज्वाइन किया था उसमें एक सेक्शन था व्हाट यू शुड नो, दैट वाज अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट ऑन ऑल द टॉपिक्स दैट आर मेंशन्ड इन द सिलेबस, ऑल द टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स। तो इससे ये हुआ कि मैंने सिर्फ वो वाले टॉपिक्स जो क्वेश्चन थे वो प्रिपेयर किए जिससे मेरा जो है ओवरऑल जो हर कोई टॉपिक जो था वो अच्छे से कवर हो पाया, इवन दो आई हैड नॉट रियली प्रिपेयर्ड बिफोर प्रीलिम्स फॉर मेंस जो कुछ टॉपिक्स थे। बट ये सब दो तीन चीज़ें करने से मुझे ये हुआ कि जो न्यूज़ में थे मेंस रिलेटेड पॉइंट्स वो भी मुझे पता चले, और जो बेसिक जो स्टैटिक चीज़ है मेंस रिलेटेड से वो मुझे जो व्हाट यू शुड नो क्वेश्चंस है उससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई ये सब ओवरऑल कवर करने में। इसके बाद जो है लाइक आई मेंशन कि मैं टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन कर पाई थी, बट आई डिड डू सेल्फ असेसमेंट। मैं ऐसे करती थी कि जो आई यूज टू अलॉट 1 आवर टाइम और 7 आवर्स मेरा टारगेट होता था कि 1 घंटे में 7 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूँ। वो मैं कहीं से भी उठा लेती थी, मतलब या तो किसी प्रीवियस टॉपर की कॉपी से उठा लो, मतलब जैसे सपोज अब अगर मैंने आज हिस्ट्री पढ़ा है तो मैं कुछ टॉपर्स की जिन्होंने जीएस में अच्छा स्कोर किया उनकी कॉपी से क्वेश्चन देख के खुद आंसर लिखती थी इन अ टाइम बाउंड मैनर, और फिर उसको चेक करती थी कि आई यूज टू कंपेयर कि अच्छा टॉपर्स ने कैसे लिखा था, मैंने कैसा लिखा है और मॉडल आंसर में कैसा दे रखा है। तो इन तीनों चीज़ों से एक तो मुझे अपना पता चला कि अच्छा व्हाट आर द एरियाज इन विच आई कैन इम्प्रूव, और ये भी पता चला कि दूसरे लोग कैसे लिखते हैं और मॉडल आंसर्स में क्या मेरे को नई चीज़ मिली है, देन आई यूज टू ऐड इट इन माई नोट्स। तो ये जो चीज़ें हैं इससे मुझे हेल्प की थी टू स्कोर डिसेंट मार्क्स इन मेंस। सेकेंडली आई विल से दैट टाइम मैनेजमेंट जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे फोकस करना चाहिए। जो जितने भी मैं टेस्ट दिए थे जैसे जीएस के या मैं जो भी प्रैक्टिस करती थी मुझे प्रॉब्लम होती थी पेपर कंप्लीट करने में। मुझे ऐसा लगता था कि मे बी आई विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम, बट जब आप जो पेपर जो करते हो, जब आप अटेम्प्ट करते हो, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है कि हम एग्ज़ाम वाले दिन जो है हम तेज़ लिखते हैं, और हम वी ट्राई टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट वी आर यूजिंग। ये हम घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं वो वैसा नहीं हो पाता है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप घर में नहीं कर पा रहे हो टाइम मैनेज तो आपका एग्जाम में टाइम मैनेज होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। बट ये आपको देखना है कि आप एग्जाम में आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मत दो। तो मैं पर्सनली ये करती थी कि मैं हर क्वेश्चन में जो है टाइम अलॉट करती थी। जैसे सपोज इफ देयर इज अ 10 मार्क का क्वेश्चन, तो जैसे ही 6 मिनट हो जाते थे तो मैं आई यूज टू स्टार्ट रैपिंग अप द क्वेश्चन। सेम 15 मार्कर में होता था कि जो अगर 9 मिनट्स हो जाते थे क्वेश्चन का आंसर लिखते लिखते, तो मैं उसे रैप अप करने लगती थी चाहे मैंने जितना मर्जी लिखा हो। तो ये इससे मुझे ये हुआ कि टाइम मैनेजमेंट में मेरे को
एक्सेप्ट वन पेपर मुझे किसी में प्रॉब्लम नहीं आई, और इससे भी मेरा पेपर कंप्लीट भी हुआ, और इट रियली हेल्प मी अ लॉट इन बीइंग काम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये चीज़ भी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉकिंग अबाउट बीइंग काम, सो GS3 में इस बार बहुत सारे 3-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो किसी ने नहीं देखे थे। तो व्हेन आई सॉ द पेपर आई वाज इक्वली नर्वस। मैंने सोचा यार इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 15 मार्कर्स भी हैं जो मैंने कभी देखे ही नहीं है, सो हाउ विल आई स्कोर गुड मार्क्स इन दिस पेपर। सो फिर मैंने देखा कि अच्छा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे आते थे और बहुत अच्छे से आते थे। सो आई सेड टू माई सेल्फ कि ठीक है, जितने आते हैं, अगर 15 क्वेश्चन ही आते हैं तुम्हें अच्छे से, तो वो ही उस पर फोकस करो और इतना अच्छा लिखो वो कि जो बाकी के क्वेश्चंस हैं वो उसमें चाहे कम भी मार्क्स आए बट तुम डिसेंटली उसमें जो है वो स्कोर कर सको। एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट कि मैंने खुद को ऐसे बोला, नर्वस होने की जगह आई यूज्ड इट एज माई स्ट्रेंथ, कि जो मुझे आता है और वो बहुत अच्छे से आता है तो उस पे कैपिटलाइज करो, और नर्वस होने की जगह मैं उस चीज़ पे फोकस कर सकूँ जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है। तो इसके बाद आईड लाइक टू टॉक अबाउट ऑप्शनल, जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल था। तो लाइक आई मेंशन दैट आई स्कोर 269 मार्क्स इन एंथ्रोपोलॉजी, और जिसमें से कि 132 आई स्कोर्ड इन पेपर 1 एंड 137 इन पेपर 2। इन पेपर 1 आई डिड हैव अ प्रॉब्लम इन मैनेजिंग टाइम, बट पेपर 2 में विच वॉज माई स्ट्रेंथ आई स्कोर्ड 137, एंड इसमें मेरे को ये विच इज़ वन ऑफ अ गुड स्कोर इन दिस ईयर। सो ये मुझे लगता है कि इसमें जो एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल वाले बच्चों से मेरा ये होगा स्पेशली, विच आई ऑल्सो फेल्ट कि पेपर 2 में वैल्यू एडिशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूजुअली बच्चे ये पेपर 1 में इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करते, दे स्कोर रियली गुड इन पेपर 1, बट पेपर 2 में क्या होता है, क्योंकि ये आपका करंट ओरिएंटेड भी होता है और आपको इसकी एप्लीकेशन बेस बहुत ज़्यादा है, तो आपको ऐसा इसको एक GS टाइप आंसर कैसे नहीं बनाए उस पर फोकस करना चाहिए। तो मेरा ये रहता था कि मैं जो भी आंसर होता था, जो चाहे पेपर 1 में हो या पेपर 2 में, मेरा इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन हमेशा ऐसा होता था कि मतलब एग्जामिनर को पढ़ के ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इस बच्चे को इंटरेस्ट है इसके ऑप्शनल में। तो मैं कोई भी चीज़ जो है करंट अफेयर्स में जैसे मैंने बताया कि मैंने प्रीलिम्स के बाद का टाइम जो है वो ऑप्शनल पेपर 2 की वैल्यू एडिशन में किया था। सो आई वेंट थ्रू द रिसर्च पेपर्स और जितने भी एंथ्रो की न्यूज़ थी पिछले 1 साल की, तो आई वेंट थ्रू दैट और मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो न्यूज़ सेग्रीगेट कर ली, और यही न्यूज़ मैंने अक्रॉस द पेपर जो जितने भी क्वेश्चन थे जहाँ जहाँ यूज हो सकता था मैंने किया। कभी इंट्रोडक्शन किसी न्यूज़ से कर दी या कंक्लूड कभी किसी न्यूज़ आइटम या कोई रिसर्च पेपर से कर दिया। तो इसका मुझे लगता है कि मेरे को काफ़ी अच्छे से पेपर में मार्क्स मिले थे पेपर 2 में, दैट रियली हेल्प मी अ लॉट। और दूसरा ये मेरे को ये है कि एंथ्रोपोलॉजी में GS टाइप आंसर ना बनाने का एक तरीका ये है कि आप कोट करो जितने ज़्यादा स्कॉलर्स हो पाए। कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं लगनी चाहिए कि एक GS के एक नॉन एंथ्रोपोलॉजी वाला स्टूडेंट ने लिखा है। तो मेरा ये रहता था कि जितने स्कॉलर्स मैं यहाँ एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज़ ये सब यूज़ कर पाऊँ, वो भी न्यू केस स्टडीज़ और न्यू एग्जाम्पल्स, तो उतना वो मेरी कोशिश रहती थी कि वो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मैं कर पाऊँ। जैसे मुझे याद है कि एक आंसर में मैंने शायद 10-12 एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक ही आंसर में कोट कर दिए थे। उस टाइम मुझे लग रहा था कि शायद ये मैंने थोड़ा ओवरकिल कर दिया, ये इतना नहीं करना चाहिए, बट अभी मेरे को लगता है कि नहीं, ठीक किया था मैंने वो, बिकॉज आई थिंक आई डिड गेट रिवॉर्डेड फॉर दैट फेयरली। सो ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि ऑप्शनल में जो है डोंट मेक इट अ GS टाइप आंसर स्पेशली इन पेपर 2। एंड यूजुअली ये देखते हैं कि बच्चे 1-2 सोर्सेज हैं मार्केट में और उसी को पढ़ रहे हैं, और उनका स्कोर जो है एक रेंज से ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है। वो इसीलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हैं या टॉपिक्स को लिंक नहीं कर रहे हैं। अगर आप ज़बरदस्ती फोकस करो इस चीज़ पे कि आपको आंसर में एग्जाम्पल ऐड करने ही करने हैं, स्कॉलर्स कोट करने ही करने हैं, आप कोई भी न्यूज़ आइटम पढ़ रहे हो उसको एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से लिंक करने की कोशिश करो। इसे एग्जामिनर को भी ये लगता है कि हाँ इस बच्चे को जो है जेन्युइनली इंटरेस्ट है इस ऑप्शनल में, और उनको लगता है कि हाँ ठीक है, ये जो है ये दिस कैंडिडेट स्टैंड्स आउट फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स हु आर गिविंग द सेम ऑप्शनल पेपर। सो इसमें आपको रिलेटिवली आपका पेपर क्योंकि अच्छा होगा तो आपको मार्क्स भी उस हिसाब से अच्छे मिलेंगे। तो ये मेरी ऑप्शनल में ये एक एरिया था जिस पे मेरे को फोकस करना था। सेकेंडली ये
करंट अफेयर जो है ऑप्शनल के लिए कैसे प्रिपेयर करनी है, तो उसमें मैंने लाइक आई मेंशन कि मैंने दिपिन सर की क्लास ज्वाइन की थी GS2 GS3 के लिए। मुझे पर्सनली टाइम तो नहीं मिल पाया था कि मैं और सोर्सेज एक्सप्लोर कर सकूं, मैंने कोई खास मैगजीन्स नहीं पढ़ी थी। इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा मैंने देख लिया था कि टॉपिक्स जो न्यूज़ में थे, आई हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड अ लिस्ट, तो मैं उनको गूगल सर्च करके अलग से भी पढ़ा था। बट करंट अफेयर क्लासेस जो है दैट वर रियली हेल्पफुल, और जो उनके जो भी पॉइंट्स थे वो आई यूज़ नॉट ओनली इन GS2 एंड GS3, GS1 में भी यूज़ किए थे, और सेम जो है मैंने उसमें भी यूज़ किए थे, एसए पेपर में भी यूज़ कर पाई थी और एथिक्स वगैरह में भी यूज़ कर पाई थी। तो नाउ आई विल शो यू माय आंसर शीट, जो प्रेजेंटेशन जो है मैंने जिस पे फोकस किया था। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि हाउ इज अर्बन फ्लडिंग डिफरेंट फ्रॉम रूरल फ्लडिंग एंड डिस्कस द रीजंस फॉर एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इंक्रीज्ड इंस्टांसेस ऑफ अर्बन फ्लडिंग। तो मेरा हमेशा यही रहता था कि मैं उस किसी भी आंसर को स्टार्ट करने से पहले उसको करंट अफेयर से रिलेट कर पाऊँ, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में पूछा है तो इसका मतलब ये है कि हाँ ये न्यूज़ में रहा होगा। तो व्हेन आई रेड द वर्ड कि अर्बन फ्लडिंग एंड रूरल फ्लडिंग, तो मैंने उसको लिंक किया कि अच्छा ये चेन्नई में फ्लड्स हुए थे और मुंबई में हर बार मानसून में फ्लड्स, अर्बन फ्लड्स आते हैं। तो मैंने उसको जो है, ये सबसे पहले मेरा ये था कि उसको मेंशन कर दो सबसे पहले, कि एक कॉन्टेक्स्ट बन जाए कि एग्जाम ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ से पूछा गया है। तो इसके बाद मेरा यही रहता था कि मैं पॉइंट्स में, मोस्टली पॉइंट्स में लिखती थी या फ्लो चार्ट्स में लिखती थी आंसर। तो जैसे ये है कि अब ये रीजंस फॉर अर्बन फ्लडिंग था, ये मैं नॉर्मल पॉइंट्स में भी लिख सकती थी 1 2 3 4, पर मेरे को ऐसा लगता था कि मैं जब स्पाइडर डायग्राम जैसे फ्लो चार्ट बना के लिखती थी तो मुझे भी आंसर देखने में अच्छा लगता था, वर्ड्स भी कम यूज होते थे और स्पेस भी ऑक्यूपाई हो जाती थी। तो ये जो है ये चीज़ मेरे को लगता है कि ये मैंने हर पेपर में की थी और ऑप्शनल में भी की थी, और ये इसमें कुछ मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था। और आप मतलब इसमें ही भी इनोवेट कर सकते हो, जैसे इधर मैंने सीधा सीधा लिखा है, यहाँ पे मैंने इधर साइड में ऐसे लगा दिया, कहीं कभी मैं सेंटर में लिख देती थी तो हब एंड स्पोक डायग्राम बना के। तो पॉइंट्स में यूजुअली कि मैं ट्राई करती थी कि मैं ऐसे ही मेंशन करूं, और ये जो आंसर है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेप्लिकेशन कि मैंने जैसे पेपर में किया ऑलमोस्ट वैसे ही किया। तो ये एक था, और ये बिल्कुल एंड में भी मतलब मैं कोशिश करती थी कि डायग्राम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बना सकूं। दूसरा ये जैसे ये प्रेजेंटेशन है कि डेटा जो है, जैसे इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, तो कितना है, कितनी पॉपुलेशन, जो भी है, मतलब डेटा कोड करना है अगर इंट्रोडक्शन में, तो ये बहुत हेल्पफुल रहता है। सेकेंडली जैसे ये एक डेटा था, अब इसको मैं एज अ पॉइंट भी लिख सकती थी, बट आई चूज कि मैं कोशिश करती थी कि डेटा को मैं ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करूं, तो वो मैं वही करती थी ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसे ही प्रेजेंट कर सकूं। उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने फ्लो चार्ट यूज़ किया है, और सेम केस ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे फ्लो चार्ट यूज़ कर सकते हो। तो ये कि पूरा पेज भी भरा हुआ लग रहा है और आपका आंसर भी ऐसा लग रहा है कि हाँ आपने कुछ लिखा हुआ है। एक ये टाइप की डिफरेंट टाइप की प्रेजेंटेशन मैं बेसिकली दिखाना चाहती हूँ। जैसे इसमें इश्यूज और रोल ऑफ फूड प्रोसेसिंग पूछे गए थे, तो मैंने अलग अलग करके भी लिख सकती थी, पर मैंने सोचा कि नहीं, इश्यूज लिख देते हैं और फिर उस पर्टिकुलर इशू का क्या हेल्प करेगी फूड प्रोसेसिंग, तो वो मैंने उसके सामने लिख दिया। तो ये एक वही जैसे कि मतलब लगता है कि हाँ भरा भरा लगता है कि हाँ कुछ लिखा है बच्चे ने, तो ये एक तरीका है प्रेजेंट करने का। दूसरा जैसे कि ये मैं कोशिश करती थी लाइक आई मेंशन कि ग्राफ के फॉर्म में मैं डेटा रिप्रेजेंट करूं, तो एक ये उसका था। और फिर हाँ, ये मेरे को लास्ट में ये एक चीज़ ये बतानी थी कि करंट अफेयर्स जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं कैसे पढ़ती थी, तो मेरा ये था कि जो भी मैं मैगजीन या कोई भी मटेरियल न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मैं उससे क्वेश्चंस खुद बनाती थी और फिर उसको गूगल शीट पे क्वेश्चन बनाती थी और फिर उसको रिवाइज करती थी। और रिवाइज मैं किसी टाइम बाउंड मैनर में करती थी कि जैसे आज किया फिर 3 दिन बाद करूँगी। तो और जो भी मैं ऐसे रिवाइज करती थी, ये जैसे उनकी साइड में आंसर लिखे हैं, तो मैंने जब रिवाइज किया, अगर किसी दिन मुझे लगा कि यार ये मुझे अगर उस दिन आंसर नहीं आया तो आई यूज टू मार्क इट इन रेड, फिर उसको कुछ दिन बाद करती थी कि फिर अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो फिर से रेड करो। तो ऐसे करते करते जब आ जाएगा फिर ग्रीन मार्क कर दिया। तो इससे एक आइडिया लगता है कि अच्छा हाँ कौन सा क्वेश्चन जो है मुझे नहीं आ रहा है। तो बाय दी एंड जैसे ये मैंने 4th टाइम रिवाइज किया तो ये सारा ग्रीन था, तो मैंने इसको 5th टाइम नहीं रिवाइज किया बिकॉज मेरे को ऑलरेडी ये पता था कि मेरे को ये आता है। तो इससे ये होता है कि जब लास्ट में रिवीजन होती है तो आपको आसान हो जाता है कि बहुत ज़्यादा रिवाइज करना हो बहुत कम ड्यूरेशन में, वो कैसे कर सकते हैं। ये मैंने करंट अफेयर के लिए भी बनाया था और साथ में ही जैसे ये भी करंट अफेयर का ही है। और उसके बाद मैंने ये सब स्टैटिक पोर्शन के लिए भी बनाया था, जैसे लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम होगी, मैंने हर बुक से क्वेश्चंस बनाए थे अराउंड 700-800।
तो जिससे कि मैं बहुत जल्दी, जैसे लक्ष्मीकांत में मेरा ये था कि मैं आई यूज टू रिवाइज इट इन 3-4 आवर्स में रिवाइज कर लेती थी एक रिवीजन पूरी की पूरी। तो सेम यही तरीका था, मेरे को ये अच्छा भी लगता था क्योंकि ये कलर्स वगैरह देख के मेरे को बोरिंग भी नहीं लगती थी रिवीजन। तो ये रिवीजन की मतलब हर किसी की अपनी स्ट्रैटेजी होती है, बट मेन पॉइंट ये है कि रिवाइज करना है। आप चाहे जो मर्जी स्ट्रैटेजी यूज करो, पर आप उसको जितना ज़्यादा बार रिवाइज कर सको वो उतना ही अच्छा होगा आपके लिए एग्जाम में। और आपको खुद जब आपको लगेगा कि हाँ मैंने इतनी बार रिवाइज किया, मुझसे कुछ भी पूछो, तो वो कॉन्फिडेंस ही सफिशिएंट होता है। आधी आपका एग्जाम उसी में क्लियर हो जाएगा अगर आप कॉन्फिडेंटली जाओगे एग्जाम में। तो अब ये है कि ये जैसे मैंने मेंशन किया कि मैं खुद से आंसर जो है वो लिख के एनालाइज करती थी। तो ये कोई आंसर था जो मैंने पहले लिखा था टाइम बाउंड बैनर में, इसमें भी मैंने पूरा स्ट्रक्चर जैसे मैं फॉलो करती थी कि फ्लो चार्ट वगैरह वाला, और जो मेरे को मैंने देखा कि अच्छा ये मैंने गलत लिखा है जो भी है, तो मैं खुद से एनालाइज करती थी ये चीज़। तो ये मैं बिल्कुल टाइम बाउंड मैनर में, मतलब एग्जाम जैसे देना है वैसे ही करती थी खुद से। आप मतलब ये ट्राई करोगे तो ये हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं होता। ये उन लोगों के लिए भी है जो जिनको शायद टाइम नहीं मिल पा रहा है टेस्ट सीरीज आप मतलब टाइमली मैनर में टेस्ट लिखने का, तो वो ये चीज़ कर सकते हैं कि सेल्फ असेसमेंट कैसे करना है। और एक ये है कि ऑप्शनल में मैंने ये भी किया था कि स्ट्रक्चर बना लिए थे पहले ही कि सपोज ये क्वेश्चन आएगा तो मैं पहले ये लिखूंगी फिर ये लिखूंगी, क्योंकि जब ये ऑलरेडी मेरे माइंड में था तो मेरे को इतना वो प्रॉब्लम नहीं हुई थी कि पेपर में कि अच्छा अब क्या लिखूं ये क्या लिखूं। तो जैसे ये डोमिनेंट कास्ट पे क्वेश्चन है तो मैंने ऑलरेडी लिखा था कि अच्छा मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगी फिर ये लिखूंगी, फिर उसको इसी फॉर्म में मेंशन करूंगी कि बॉक्स में डाल के, और कौन सा पॉइंट कैसे लिखूंगी। तो इससे मतलब फिर मैं एट दी लास्ट में आके मैं सिर्फ यही चीज़ें स्ट्रक्चर है यही रिवाइज करती थी। और ये फिर जब एग्जाम में फिर इसमें मेरी इसमें हेल्प ये हुई कि मेरे को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई कि अच्छा अब क्या लिखना है या ये अब इसके बाद क्या लिखूं। तो ऑलरेडी दिमाग में एक स्ट्रक्चर मेंटेन था जिससे कि हेल्प हुई कि पेपर में इतना टाइम वेस्ट नहीं हुआ और अच्छे से मैं सारे पॉइंट जो है अपने अकोमोडेट कर पाई थी। तो ये सेम एक और आंसर था जिसमें मैंने यही चीज़ की थी। और हाँ, अभी लास्ट में मेरे को ये बोलना है कि मेंटल हेल्थ जो है इस पर हम फोकस नहीं करते हैं। तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस मेंटल हेल्थ के साथ मतलब एक लव हेट रिलेशनशिप है मेरे को मेंटल हेल्थ से। तो ये है कि मतलब जब मैंने स्टार्ट की थी प्रिपरेशन, आई वॉज इन अ वेरी लो फेज। तो मेरे को ये एक पॉइंट ऐसा था कि मुझे लगता था कि यार पता नहीं अब तो मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगी कभी, विल आई एवर बी एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन। तो उस टाइम पे मतलब आई ऑल्सो टुक अ ईयर एंड अ हाफ ऑफ कि मैंने कुछ नहीं पढ़ा था 1.5 साल। तो उस टाइम ऐसा था कि खुद से मतलब लगा कि यार मे बी कुछ अब तो होगा ही नहीं, मतलब ये जो बचपन से सोचा था कि यार ये वाला एग्जाम देना है तो पढ़ाई तो हो नहीं पा रही है तो कैसे करेंगे। बट ये होता है कि आई पर्सनली बिलीव कि जब आप लाइफ में सबसे लोएस्ट पॉइंट पे होते हो तो आपके पास और कुछ नहीं होता है, आप सिर्फ ऊपर ही जा सकते हो उससे, मतलब ऊपर इन द सेंस कि आप उससे ओवरकम ही करोगे और तो कुछ आप और लो तो नहीं जा सकते। तो ये एक दिन बस ऐसे ही हुआ कि मैंने सोचा कि यार चलो ठीक है कोशिश करते हैं फिर से, जो बहुत बार पहले कोशिश की थी पढ़ने की, तो ये हो कि चलो ठीक है आज फिर से कोशिश करते हैं, बस एक ही पेज पढ़ना है। तो वो उस दिन एक पेज पढ़ा, फिर एक पेज पढ़ के 2 पेज पढ़ा, फिर धीरे धीरे हो गया कि अच्छा मोमेंटम आ रहा है। तो अपने पे फिर कॉन्फिडेंस आने लगा कि ठीक है ये मतलब कर सकती हूँ मैं। तो अब जब मैं देखती हूँ कि वो एक जर्नी जो है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं बिल्कुल ऐसा लगता था कि ये नहीं हो पाएगा, और आज मतलब मैं यहाँ पे खड़े होके बोल रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद बिलीफ इन योर सेल्फ, और खुद को समझना कि आपको आप जो चीज़ फेस कर रहे हो, अगर आपको एंजाइटी हो रही है वो किस चीज़ की वजह से हो रही है, और अपनी प्रॉब्लम जो है वो शेयर करना अपने लव्ड वंस के साथ, जैसे अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं कि जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम बिल्कुल आइसोलेट हो जाते हैं कि अब हम तो रूम में ही बैठे रहेंगे 10-12 घंटे, किसी से बात नहीं करेंगे, अब यूपीएससी जब कर लेंगे तभी किसी से बात करेंगे। आई वुड से कि ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज हम ह्यूमन बींग्स आर आफ्टर ऑल सोशल एनिमल्स, हमको लोगों से इंटरेक्ट भी करना होता है, और हमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो तभी कम होगी अगर हम उसे शेयर कर सकेंगे। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि शेयरिंग योर फीलिंग्स विद, जो भी आपको प्रॉब्लम है आप शेयर करो, और कोई भी अलोन नहीं होता है। मतलब जो हमें लगता है कि सिर्फ हम ही जो है हमको ही प्रॉब्लम है, बट देयर आर अदर पीपल ऑल्सो हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम। खुद पे बस ये रखो, खुद को टाइम देना चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए कि जैसे अगर मैं एंग्शियस हो रही हूँ तो क्यों हो रही हूँ। तो मुझे जैसे लगता था कि अगर मैं अपने
कंफर्ट जोन से बाहर जाके कोई काम करती थी, जैसे मुझे कि अगर मेरे को 6-7 चीज़ें पढ़नी है, अगर मैं ओवर किल करने की कोशिश करती कि नहीं मैं 10 चीज़ें पढ़ूंगी, तो ना वो चीज़ हो भी नहीं पाती थी और उल्टा मुझे ही एंजाइटी हो जाती थी। तो ये अपने को एनालाइज करना कि यार क्यों ये चीज़ हो रही है आपके साथ, तो वो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो मैं आई वुड रियली लाइक टू थैंक तो फोरम आईएएस की कम्युनिटी है, तो आई जॉइंड इट इन 2021। और वो मतलब सिंस आई यूज्ड टू प्रिपेयर फ्रॉम होम, आई डिड नॉट हैव एनी पीयर ग्रुप, तो मैं अकेले ही थी, मैं खुद ही पढ़ती थी। तो जब मैंने फोरम आईएएस कम्युनिटी ज्वाइन किया, आई सॉ दैट देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी जो सेम इश्यूज फेस कर रहे हैं, सेम उनका स्ट्रगल है, एंड दे कुड रियली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। तो मैं फोरम पे मतलब आई वॉज अ वेरी एक्टिव यूज़र, अभी भी मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। तो मैं जो भी मुझे हाईज या लोज थे मेरी लाइफ के, जो भी प्रॉब्लम होती थी, आई यूज्ड टू पोस्ट देयर। मैं किसी को जानती नहीं थी, बट मुझे ये पता था कि देयर वर अ लॉट ऑफ सपोर्टिंग पीपल जो कि ना सिर्फ मतलब प्रॉब्लम सुनते थे, बहुत सारे लोग वही प्रॉब्लम फेस भी करते थे। तो मुझे इससे एक ये सेंस मिल गया कि अच्छा मैं अकेली नहीं हूँ, और एक आउटलेट भी मिल गया जो अपने इमोशंस का, कि कभी कभी ऐसा लगता है कि यार हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर कि हमारे नॉन यूपीएससी फ्रेंड्स जो है वो हमको समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे साथ तो यही होता था कि मैं किसी से बात करती थी तो मुझे लगता था यार इनको तो समझ ही नहीं आ रहा होगा मेरे को क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें फोरम आईएएस कम्युनिटी का मतलब बहुत ज़्यादा रोल रहा, एंड आई ऑल्सो फाउंड अ लॉट ऑफ ग्रेट फ्रेंड्स हेयर। तो आई वुड रियली लाइक टू थैंक आयुष सर कि ये मतलब इतना अच्छा इनिशिएटिव है। तो ये फोरम आईएएस कम्युनिटी का तो मैं जेन्युइनली बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, बिकॉज इट वाज लाइक माय वर्चुअल डायरी, कि मैं इसमें कुछ भी जो भी मुझे लगता था कि जो भी चीज़ें थी मैं शेयर करती थी, एंड इट रियली हेल्प मी अ लॉट। मेरा एक पीयर ग्रुप भी बन गया था कि प्रीलिम्स के बाद फॉर मेंस प्रिपरेशन, जिससे कि मेरे को काफ़ी हेल्प हुई। और आगे भी मेरे को लगता है कि मतलब इतना ईजी नहीं होगा मेरे लिए वो फोरम कम्युनिटी छोड़ना, क्योंकि मैं काफ़ी एक्टिव हूँ। तो अब मेरा यूज़र नेम एस जरंगल है, तो अगर किसी को वहाँ पे मेरे को मैसेज भेजना होगा, इफ़ एनीवन वांट्स टू रीच आउट टू मी, तो आप इस पर मेरे को मैसेज कर सकते हो। तो लास्टली मेरा यही मैसेज होगा कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि यार हम मेहनत करे जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मेरा यही मानना है कि एक दिन में सब कुछ तो नहीं होता है, लेकिन एक दिन सब कुछ हो जाता है। और वो एक दिन कौन सा दिन होगा, वो तो अगर आप ऑनेस्टी से प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप खुद को बेवकूफ़ नहीं बना रहे हो और ना अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हो, तो जो भी आप मतलब आप खुद से ऑनेस्टली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके कोई भी गोल हो उसको अचीव करने से। तो अपने पे फेथ रखना चाहिए, और जितना भी हो सके कॉन्फिडेंस होना अपने पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। एंड यही है कि और मेंटल हेल्थ पे आई वुड रियली फोकस, कि मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम हो उसको शेयर करो, यू आर नॉट अलोन। और कब आज नहीं तो कभी ना कभी तो आपको आपकी जो भी आप मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। थोड़ा डिले हो सकता है, जैसे मेरे को ये लगता है कि मे भी थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन अगर आप सच्चाई से मेहनत कर रहे हो तो यू विल डेफिनेटली गेट योर रिजल्ट वन डे। दैट इज़ ऑल, एंड थैंक यू सो मच।